नमस्कार साथियों, किराड़ू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, आज हम लोग जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम हम लोग पूर्ण कर रहे थे, उसके अंतर्गत आज हमारे जो भूगोल विषय का जो टॉपिक है भूकंप। मित्रों, ये भूकंप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस भूकंप के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम समय व्यर्थ न गवा करके डायरेक्ट अपन टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हम लोग भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप होता क्या है। तो देखो मित्रों, भूकंप हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी भौगोलिक परिघटना है कि जिसके कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर इसको अपन रचनात्मक या एक तरीके से विनाशात्मक शक्ति भी कह सकते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस हमारी पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार की शक्तियां काम करती है। और वो दो प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो इनमें मित्रों देखो, सबसे पहली है आंतरिक शक्तियां। सबसे पहली कौन सी है मित्रों? आंतरिक शक्तियां। हाँ, सबसे पहले देखो आंतरिक शक्तियां। ये आंतरिक शक्तियां, इसको अपन या आंतरिक बल भी कह सकते हैं। तो देखो मित्रों, ये जो आंतरिक बल होते हैं, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर नवीन रचना का निर्माण करते हैं। अर्थात ये हमारी पृथ्वी के ऊपर जब प्रभावी होंगे, और जब से अपनी पृथ्वी बनी है तब से ये प्रभावी हैं, तो ये हमारी पृथ्वी के ऊपर नवीन रचनाओं या नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो देखो मित्रों, इसमें सबसे पहले है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत मित्रों भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, और ये दोनों ही टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कहने का मतलब, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है मित्रों, वो आपसे ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है मित्रों, कि जो हमारे भूकंप और ज्वालामुखी जो दोनों टॉपिक है, वो दोनों ही टॉपिक हमारे अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो देखो मित्रों, ये आकस्मिक बल है, और इस आकस्मिक बल के अंतर्गत अर्थात ये जो अंतर्जात बल है, इस अंतर्जात बल के भी दो प्रकार है। एक तो है आकस्मिक और एक है पटुपल विरूपण बल। अर्थात आकस्मिक का मतलब ये है मित्रों कि इसके अंदर समय, अर्थात कम समय के अंतर्गत, कम समय में ही ये अपना प्रभाव दिखा देते हैं। अर्थात भूकंप और ज्वालामुखी आने में ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अर्थात अपने को भनक भी नहीं लगती, उससे पहले अपनी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब भी भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं तो उसके ऊपर, उसके कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो देखो मित्रों, ये आकस्मिक बल है। इस आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी, ये दोनों ही टॉपिक इसमें आते हैं। इसके बाद में मित्रों पटल विरूपण बल, अर्थात ये ऐसे बल हैं जो आंतरिक बल की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन इनको घटित होने में बहुत सारा समय लगता है। इसके बाद में मित्रों बाह्य बल। इसके बाद में क्या है मित्रों? बाह्य बल। बाह्य बल के अंतर्गत मित्रों देखो, ये जो बाह्य बल है, अर्थात ये जो आंतरिक बल थे, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर नवीन रचना का निर्माण कर रहे हैं, नवीन स्थलाकृति का निर्माण कर रहे हैं। जबकि मित्रों ये जो बाह्य बल है, ये समतलीकरण का कार्य कर रहे हैं। अर्थात हमारे जो आंतरिक बलों ने जिस स्थलाकृति का निर्माण किया है, उस स्थलाकृति को ये तोड़फोड़ करके उसको वापस समतल करने का काम करेंगे। तो देखो मित्रों, इसमें तीन प्रकार के ये चीजें हैं, जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय क्या है मित्रों? अपक्षय मित्रों एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये स्थैतिक क्रिया है। ये क्या है मित्रों? स्थैतिक क्रिया है। स्थिति का मतलब ये है मित्रों कि जैसे अपने सूर्य का प्रकाश है, बर्फ है, हिम है, चादर है, उनके कारण हमारी जैसे जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों के अंदर टूट फूट होना, टूट फूट होना, और टूट फूट होकर के उस चट्टानी टुकड़े का वहीं टूट करके गिरना, ये अपक्षय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों ये है अपर्दन। अपर्दन के अंतर्गत क्या होता है मित्रों, जो अपक्षय के कारण जो चट्टान टूट करके नीचे गिरी है, वो पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। अर्थात मित्रों ये क्या है? गतिज क्रिया है। ये क्या है? गतिज क्रिया है। अर्थात इसके अंदर गति होती है। अर्थात गति का मतलब अपन इसको कह सकते हैं, इसमें परिवहन होता है। तो अपर्दन का मतलब क्या हुआ मित्रों? इसमें जो चीज अपक्षय के अंदर टूट करके एक जगह से दूसरी जगह गिर रही है, उसका एक जगह से दूसरी जगह पर, अर्थात अपक्षय के अंतर्गत तो वो चीज या वो चट्टान टूट करके उसी स्थान पर गिर जाएगी, और अपर्दन के माध्यम से वो
चट्टान का टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो ये गतिज क्रिया है। और निक्षेपण का मतलब है मित्रों कि इसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाओं को जोड़ेंगे और उससे वो जो चट्टान के टुकड़े या वो मिट्टी होगी, वो मिट्टी एक जगह जाकर के जम जाएगी और उससे मैदान का निर्माण होगा। उसको क्या कहेंगे मित्रों अपन? निक्षेपण। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पर समझने वाली चीज क्या थी मित्रों कि ये जो परिवर्तनकारी बल है हमारी पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन ला रहे हैं, ये बल दो प्रकार के हैं। और ये दो प्रकार के कौन कौन से मित्रों? एक तो आंतरिक बल और एक बाह्य बल। आंतरिक बलों के अंतर्गत हमने देखा कि ये जो भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों ही आंतरिक बल है। अब इसके बाद में देखो मित्रों आगे, हाँ ये देखो मित्रों, अब ये जो हमारे आंतरिक और बाह्य बल है ये जब काम करते हैं तो हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ उच्चावच या स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इनमें देखो मित्रों, एक सेलिसबरी नाम का एक विद्वान था, उसने बताया कि धरातलीय उच्चावच के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 3 प्रकार। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे देखो सबसे पहले मित्रों प्रथम उच्चावच। और प्रथम उच्चावच के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इसमें महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। और जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता होगा हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 तो महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं। 7 तो महाद्वीप और 4 महासागर। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं मित्रों? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी प्रकार से मित्रों 4 महासागर है। और वो 4 महासागर कौन कौन से हैं मित्रों? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर जिसको अपन अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, फिर हिंद महासागर और फिर के आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से प्रथम उच्चावच के अंतर्गत हमारे महाद्वीप और महासागर आते हैं। फिर इसके बाद में मित्रों देखो द्वितीय उच्चावच के अंतर्गत हमारे पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। अर्थात महाद्वीप और महासागरों के ऊपर जिनका निर्माण हुआ है, पर्वत, पठार, मैदान, इनका, तो ये द्वितीय उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। और फिर मित्रों इसके बाद में तृतीय उच्चावच के अंतर्गत जो हमारे द्वितीय उच्चावच है इनके ऊपर अगर नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है तो वो तृतीय उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि झीलें, डेल्टा, विसर्प, घाटियां, कटक, द्रोणियां आदि। तो इसके बाद में देखो मित्रों अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो भूकंप टॉपिक है, जो हमारा मूल टॉपिक है भूकंप, उस भूकंप के ऊपर हम लोग आते हैं। तो देखिए मित्रों सबसे पहले आ जाओ भूकंप। भूकंप होता क्या है? भूकंप होता क्या है? तो देखो मित्रों इसमें पृथ्वी पर प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से कंपन उत्पन्न होना। अर्थात हमारी पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक रूप से या मानव जनित कुछ कारणों से अगर हमारी पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं मित्रों? भूकंप नाम देते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आते हैं। ये परिप्रशांत मेखला का मतलब क्या है मित्रों? आप लोगों ने देखा होगा, जैसा मैं आप लोगों को इस चित्र के अंदर दिखाता हूं, ये देखो मित्रों जैसे ये अपना ये चित्र है, तो इस चित्र के अंतर्गत देखो मित्रों ये इधर अपना एशिया महाद्वीप आ गया, एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग आ गया और ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना मित्रों, ये वाला यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी खूब सारे आते हैं और इसको अपने परिप्रशांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? परिप्रशांत क्षेत्र। और यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आने के कारण इस परिप्रशांत क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में मित्रों जो दूसरा एरिया है इसको अपने मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये द्वितीय पेटी है, इसमें भी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही आते हैं। और इसके बाद में मित्रों ये जो यहाँ पर देखो ये इसको अपन मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थात भूकंप और ज्वालामुखी के लिए हमारी ये 3 पेटियां हैं और इन 3 पेटियों में से जो सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं मित्रों वो परिप्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों आगे अब हम एक बार वापस टॉपिक पे आते हैं। तो देखो मित्रों यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत मेखला क्षेत्र में आते हैं।
इसके बाद में देखो मित्रों, अब अगर हम देश की बात करें तो विश्व के अंदर सर्वाधिक भूकंप, विश्व के अंदर सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। और आप लोगों को पता हो तो मित्रों, जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। और मित्रों, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर जीवन में कभी भी अपने को निराशा महसूस हो, हताशा महसूस हो, तो ये जापान बहुत ही एक्टिवनेस देश है मित्रों। शायद विश्व की कोई ऐसी आपदा नहीं होगी जिसका प्रभाव जापान के ऊपर नहीं होगा, लेकिन जापान फिर भी मित्रों विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर अपना मतलब जो अपने टॉप 5 जो देश आते हैं उन 5 देशों के अंतर्गत अपना स्थान रखता है। और मित्रों, जापान के बारे में मैं आप लोगों को और बताऊं कि जापान विश्व में, कहने का मतलब कृषि के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके अंदर खनिज भी नहीं है, लेकिन ये दूसरे देशों से खाने के सामान मंगवाता है, अर्थात खाद्यान्न भी दूसरों देशों से मंगवा रहा है, खनिज भी दूसरे देशों से मंगवा रहा है, और उन खनिजों से मशीनें बना बना करके उन्हीं देशों को वापस निर्यात कर रहा है। तो कहने का मतलब जापान मित्रों बहुत ही प्रेरणादायक देश है। और इस जापान में भूकंप भी विश्व में सर्वाधिक आते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों, अब भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के कारण, तो मित्रों इनमें पहला कारण है प्लेट विवर्तनिक, जो कि मुख्य कारण है, जो कि मुख्य कारण है। प्लेट विवर्तनिक का मतलब क्या है मित्रों? अर्थात आप लोगों ने पहले सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, अपने भूगोल के अंतर्गत एक प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत भी आता है। उसमें अपने को बताया जाता है मित्रों कि जब भी दो प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती है, जब भी दो प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती है, इसको हम लोग मित्रों अभिसारी गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? अभिसारी गति। तो जो भारी प्लेट होगी मित्रों, वो हल्की प्लेट को ऊपर उठा देती है और भारी प्लेट उसके नीचे धंस जाती है। तो इस प्रकार से जब भी दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आएंगी तो वो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अंतर्गत हमारे भूकंप की उत्पत्ति है तो उत्तरदायी है। इसके बाद में मित्रों दूसरा कारण है ज्वालामुखी क्रिया, अर्थात जब भी ज्वालामुखी क्रिया घटित होगी तो भूकंप आने की संभावना है। लेकिन इसमें मित्रों मुख्य जो कारण है, मुख्य जो कारण है वो है मित्रों प्लेट विवर्तने की। बाकी और ये जितने भी कारण है वो अन्य कारणों में आते हैं। तो इनमें पहला कारण है ज्वालामुखी क्रिया। इसके बाद में मित्रों दूसरा कारण है गैसों का प्रसार। दूसरा कारण क्या है? गैसों का प्रसार। और मित्रों तीसरा कारण है भू संतुलन की स्थिति। इसके बाद में आ जाओ आगे मित्रों, आगे देखते हैं। हाँ देखो मित्रों, धरातल की साम्य अवस्था और विवर्तनिक कारणों से भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों सिस्मोलॉजी एक शब्द है। सिस्मोलॉजी का अर्थ क्या होता है मित्रों? सिस्मोलॉजी का मतलब है मित्रों जिसके अंतर्गत हम लोग भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, अर्थात जिस भूकंप के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं उससे भूकंप विज्ञान का अध्ययन या भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी विषय के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों दूसरा है, इसके बाद में देखो ये अपने एक 3-4 चीजें लिखी हुई है। जैसे ऊपर ही ऊपर एपिसेंटर, ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ है मित्रों? एपिसेंटर। और इस एपिसेंटर को अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात हिंदी में इसको क्या कहा जाता है मित्रों? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब है मित्रों कि जब भूकंप आता है तो भूकंप जब आएगा तो सबसे पहले जहां पर भूकंप को महसूस किया जाता है उस क्षेत्र को अपन क्या नाम देते हैं मित्रों? एपिसेंटर या अधिकेंद्र। और इसके बाद में देखो मित्रों यहाँ पर नीचे एक और शब्द लिखा हुआ है जिसको अपन कहते हैं मित्रों फोकस। फोकस। और ये फोकस को हिंदी में कहते हैं मित्रों भूकंप मूल। और भूकंप मूल का मतलब है मित्रों कि यहाँ पर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद में देखो मित्रों इससे नीचे की तरफ एक शब्द लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है जिसको अपन प्रतिदिवस्त बिंदु कहते हैं। प्रतिदिवस्त बिंदु का मतलब है मित्रों कि यहाँ पर अब जैसे क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा हमारी पृथ्वी के ऊपर वही स्थान बताओ जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है, तो वो स्थान कौन सा होगा मित्रों? एपिसेंटर। एपिसेंटर या अधिकेंद्र, एपिसेंटर या अधिकेंद्र। और जहां पर सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है तो वो स्थान होगा मित्रों फोकस या भूकंप मूल। और इसके बाद में वही स्थान जहां पर भूकंप सबसे अंत में पहुंचता है, अर्थात सबसे लास्ट में वहां पर पता चलता है, तो उसको कहते हैं मित्रों प्रतिदिवस्त बिंदु। और मित्रों ये जो एपिसेंटर होता है वो फोकस के एकदम यानी समकोण के ऊपर निर्भर है, समकोण के ऊपर स्थित होता है।
इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। हाँ यहां पर देखो, अब देखो मित्रों ये जो फोकस है, इस फोकस में, इस फोकस में गहराई के आधार पर गुटेनबर्ग नाम का एक विद्वान है, उसने भूकंप के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए मित्रों? 3 प्रकार। और वो 3 प्रकार कौन कौन से मित्रों? सबसे ऊपर है ऊपरी भूकंप। ऊपरी भूकंप का मतलब है कि मित्रों जहां पर 50 किलोमीटर से कम गहराई, 50 किलोमीटर से कम गहराई वाले स्थानों पर जो भूकंप आएगा उसको ऊपरी भूकंप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मित्रों मध्य भूकंप। मध्य भूकंप का मतलब है मित्रों जो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र के जो भूकंप आते हैं वो मध्य भूकंप के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में मित्रों गहरा भूकंप। गहरा भूकंप का मतलब है मित्रों जहां पर 300 किलोमीटर से अधिक गहराई हो उस क्षेत्र को गहरा भूकंप कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों लक्षण, अर्थात जब भी भूकंप आएगा तो उसके क्या लक्षण है, जब भी भूकंप आएगा तो उसके क्या लक्षण है, तो उनमें मित्रों पहला लक्षण है कि वायुमंडल में रेडोन गैस की सांद्रता बढ़ना, अर्थात वायुमंडल के अंतर्गत रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी या उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। इसके बाद में मित्रों ज्वालामुखियों के आने की संभावना। जब भी ज्वालामुखी आएगा तो लगभग अपन ये कह सकते हैं कि भूकंप के आने की भी पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद में मित्रों जानवरों की प्रतिक्रिया, अर्थात जैसे कुत्ते, बिल्ली, मुर्गे वगैरह ये जो भी जानवर होते हैं तो इनमें ये आवाजें निकालने लग जाते हैं, तो उससे अपने को पता लग जाता है कि भूकंप आने की संभावना है, भूकंप आ सकता है। इसके बाद में मित्रों आगे देखो, हाँ देखो मित्रों कहने का मतलब ये जो एपिसेंटर, जिसको अपन ने क्या पढ़ा था, एपिसेंटर, ये देखो मित्रों, और इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? अधिकेंद्र। क्या कहते हैं मित्रों? अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र मित्रों अगर मान लो इसकी स्थिति महासागर के अंदर होती है तो एक यहाँ पर एक बहुत ही विनाशकारी घटना की उत्पत्ति होगी जिसको कि अपन सुनामी कहते हैं मित्रों। और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है मित्रों विनाशकारी जल की बहुत ही ऊंची ऊंची लहरों का बनना। तो देखो मित्रों आगे हम लोग देखो, और अपने ये भारत में भी एक बार सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, और भारत के पूर्वी तट के ऊपर, भारत के पूर्वी तट के ऊपर, जानते हो ना पूर्वी तट, जैसे मान लो मित्रों ये हमारा दक्षिणी भारत है तो ये इधर वाला जो तट है इसको अपन क्या कहेंगे मित्रों? पूर्वी तट। तो यहाँ पर इधर वाले तट के ऊपर नीचे ही नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु से ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से ऊपर की तरफ जाएंगे अपने क्या नाम से ओडिशा है, ओडिशा से ऊपर की तरफ फिर उधर पश्चिम बंगाल वगैरह ही आ जाएंगे। तो ये पूर्वी तट के ऊपर बहुत ही विशाल लगभग 33 मीटर ऊपर ऊंची ऊंची विनाशकारी जल तरंगों की उत्पत्ति हुई थी। अब आगे देखो मित्रों इसके बाद में विश्व में सुनामी की जो पूर्व सूचना प्रणाली है वो डार्ट के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है मित्रों? डार्ट, DART, डार्ट के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में देखो मित्रों भारत में जो इसका केंद्र है सुनामी से संबंधित, ये डार्ट से संबंधित जो केंद्र है ये चेन्नई के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? ये चेन्नई में। और इसके बाद में मित्रों अब देखो ये भूकंप से संबंधित यंत्र हैं कुछ, जैसे कि देखो मित्रों सबसे पहले सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ को भूकंप लेखी भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। और इस सिस्मोग्राफ के माध्यम से 2 प्रकार के पैमाने उपयोग होते हैं, जैसे कि एक तो रिक्टर पैमाना। इस रिक्टर पैमाने के अंतर्गत मित्रों पाठ्यांक 1 से 10 तक होते हैं, अर्थात इसमें 10 तो मूल पाठ्यांक हैं और फिर उनके भी छोटे छोटे पाठ्यांक होते हैं। और मित्रों जब भी मूल पाठ्यांक में अगर 1 की भी वृद्धि होती है तो इसका मतलब है जो भूकंप आएगा उसमें 10 गुना की शक्ति ज्यादा होगी। इसके बाद में मित्रों मर्केली पैमाना। ये मर्केली पैमाना की जो मूल पाठ्यांक है मित्रों ये 1 से 12 होते हैं और ये आनुभाविक विधि पर आधारित होता है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे, हाँ ये देखो अब आया है एक शब्द मित्रों अपने आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं मित्रों सम भूकंप रेखा।
लेकिन मित्रों आजकल एग्जामिनर बहुत चालाक हो गए और वो जो ये हिंदी के नाम है, वो हिंदी के नाम को भी क्या करता है, वो अंग्रेजी का जो नाम है उसी को हिंदी के रूप में लिख देगा, हिंदी भाषा में लिख देगा और पूछेगा कि आइसोसिस्मो लाइन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मित्रों जहां पर समान तीव्रता का भूकंप आता है, जहां पर समान तीव्रता के भूकंप आएंगे उस स्थानों को आइसोसिस्मो लाइन कहते हैं। इसके बाद में मित्रों होमोसिस्मो लाइन, इसके बाद में क्या है, होमोसिस्मो लाइन। तो होमोसिस्मो लाइन का मतलब है मित्रों कि जहां पर समान समय में भूकंप आएंगे, जहां पर समान समय में भूकंप आएंगे उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मो लाइन कहते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों भूकंपीय तरंगे, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भूकंपीय तरंगे। और मित्रों हमारे एक मिनट में पानी पी लेता हूं। हेलो, हाँ देखो मित्रों ये हमारे जो भूकंपीय तरंगे हैं, अर्थात हमारा जो ये जो भूकंप टॉपिक है, इस भूकंप टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि ये हमारे काम में क्या आता है। अर्थात हम लोग भूकंप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो मित्रों भूकंप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि मित्रों जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है इसको अपन गहराई, कहने का मतलब है इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। हम लोग पृथ्वी को भूमि के अंदर अर्थात गहराई की तरफ 3 भागों में बांटेंगे इसको। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है मित्रों इसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से। और ये जो इसके नीचे वाला भाग है इसको मित्रों मेंटल के नाम से जानते हैं। और मित्रों ये जो नीचे वाला भाग है इसको कोर के नाम से जानते हैं। और अपने एक स्वेस नामक महोदय हुए हैं, उन्होंने यही जो नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन सबको ही उन्होंने इसको शियाल, इसको शीमा और इसको नीफे, इसको नीफे नाम दिया है। तो मित्रों हमारी पृथ्वी भूगर्भ में कैसी है, किस प्रकार की है, कहां पर घनत्व ज्यादा है, कहां पर घनत्व कम है, उन सब चीजों का अध्ययन हम लोग इन भूकंपीय तरंगों से करते हैं। तो देखो मित्रों ये भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की मित्रों, 2 प्रकार की। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहली है मित्रों भूगर्भिक तरंगें और दूसरी है मित्रों धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगों के अंतर्गत 2 है मित्रों, पहली पी और दूसरी एस, अर्थात पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगों का मतलब प्राथमिक तरंगे और एस का मतलब सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक तरंगे। और इसके बाद में देखो मित्रों इधर धरातलीय तरंगे हैं, इसके अंतर्गत एल तरंगे, धरातलीय तरंगों के अंतर्गत एल तरंगे। अब आगे देखो मित्रों सबसे पहले हम लोग पी तरंगों के बारे में देखते हैं। तो देखो मित्रों ये जो पी तरंगे हैं इनको पी वेव्स या प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इनको पी वेव्स या प्राथमिक तरंगे। और इसमें देखो मित्रों सर्वप्रथम उत्पन्न अर्थात पी तरंगे हमारी पृथ्वी के ऊपर जब भी भूकंप आएगा तो उनमें से जो सबसे पहले नंबर की या सबसे जो प्रारंभ में जो तरंगे उत्पन्न होंगी उनको पी तरंगे कहा जाता है। इसके बाद में देखो मित्रों ये सर्वाधिक ऊर्जावान व लघु तरंगे होती है, अर्थात इनके अंदर सर्वाधिक ऊर्जा होती है और इनका जो आकार है, अर्थात मित्रों जब भी आप लोग एक चीज देखना कि जैसे मान लो अपना सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसमें उसकी स्पीड ज्यादा होती है, उसमें गति ज्यादा होती है, उसकी ताकत भी ज्यादा होती है, लेकिन वो लघु तरंगों के रूप में आता है। और हमारे पृथ्वी से जो वो तरंगे टकरा करके वापस जाती है तो वो वापस दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है। तो अर्थात कहने का मतलब जो चीज जितनी जितनी ताकतवर होगी वो लघु तरंगों के रूप में वापस जाएगी। इसके बाद में देखो मित्रों ये ध्वनि तरंगों के समान है, अर्थात ये किसके समान है मित्रों, ध्वनि तरंगों के समान। इसके बाद में मित्रों इन्हीं तरंगों को अनुदैर्ध्य या आगे पीछे, अर्थात कहने का मतलब मित्रों ये इस प्रकार से आगे पीछे, इस प्रकार से आगे पीछे कंपन करती हुई चलती है, इस कारण से इनको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। और ध्वनि तरंगे भी इन्हीं को कहा जाता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इनमें से कोई नाम दे देगा
कि जैसे मान लो अनुदैर्ध्य तरंगें या ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगों को कहते हैं, तो अपने को क्या याद रखना है कि पी तरंगों को अनुदैर्ध्य या प्राथमिक या ध्वनि तरंगें कहते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों, गति व वेदन क्षमता अधिक, अर्थात इनकी गति और इनकी वेदन क्षमता अधिक होती है। इसके बाद में मित्रों ठोस, तरल व गैस, अर्थात ये जो ये पी तरंगे हैं, ये पी तरंगे हमारे ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यमों में अपना प्रवेश करती है और तीनों ही माध्यमों में ये चलती है। इसके बाद में देखो मित्रों इनका छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र का मतलब है मित्रों जहां पर ये तरंगे अपनी स्पीड कम कर देती है, अर्थात वहां पर उनकी स्पीड कम हो जाती है या ये वहां पर नहीं चलती है, तो इनको अपन इनका छाया क्षेत्र कहते हैं। छाया क्षेत्र का मतलब है मित्रों जैसे 105 से 145 डिग्री दे रखा है ये इनका छाया क्षेत्र, तो इसका मतलब क्या होगा मित्रों जैसे मान लो हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, अभी से हमारी पृथ्वी का ये जैसे मान लो 360 डिग्री है, तो जैसे इसमें ये 105 डिग्री यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, अब जैसे मान लो मित्रों ये 105 डिग्री यहाँ पर है और 145 यहाँ पर, 105 यहाँ पर और 145 यहाँ पर, तो कहने का मतलब इस वाले एरिया में ये पी तरंगे नहीं चलेंगी, इस वाले ये एरिया में ये पी तरंगे नहीं चलेंगी, बाकी और सारी जगह चलेंगी। तो ये जहां पर मैंने ये लाइन खींची है ये इसका छाया क्षेत्र कहलाएगा। किस नाम से जाना जाएगा मित्रों? ये छाया क्षेत्र के नाम से। इसके बाद में देखो मित्रों आगे एस वेव्स, अर्थात एस वेव्स या इनको द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं इनको? एस वेव्स या द्वितीयक तरंगे। और देखो मित्रों ये पी के उपरांत इनकी उत्पत्ति होती है, अर्थात सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, उनके बाद में एस वेव्स या द्वितीयक तरंगों की उत्पत्ति होती है। और ये कम ऊर्जा व दीर्घ तरंगे होती है, अर्थात इनके अंतर्गत पी की अपेक्षा इनके अंदर कम ऊर्जा होती है लेकिन ये दीर्घ तरंगों के रूप में आती है। इसके बाद में देखो मित्रों प्रकाश व जल तरंगों के रूप में, अर्थात जिस प्रकार से पी तरंगे ध्वनि तरंगों के नाम से जानी जाती थी तो इनको प्रकाश या जल तरंगों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों अनुप्रस्थ तरंगे, अर्थात जिस प्रकार से पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जा रहा था इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। और अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब है कि ये ऊपर नीचे की गति करती है, अर्थात इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। इसके बाद में मित्रों इनकी गति व वेदन क्षमता पी से कम है, अर्थात इनकी गति और वेदन क्षमता पी से कम है। इसके बाद में मित्रों केवल ठोस में से प्रवेश करती है ये, अर्थात ये केवल ठोस माध्यम में से ही चलती है, बाकी तरल और गैस में ये नहीं चलती है। और तरल में तो इनकी क्या हो जाती है मित्रों? ये लुप्त हो जाती है बिल्कुल। और जिससे कि अपने को अपनी पृथ्वी का जो धरातल है, हमारी पृथ्वी का धरातल क्या है, जो इसकी गहराई में जो इसका भूभाग है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है एस तरंगों के माध्यम से। तो इसका देखो मित्रों सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देखो इसका यही है कि भूगर्भिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका, अर्थात हमारी पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है वो हम लोग एस तरंगों के माध्यम से ही जान पाते हैं। इसके बाद में मित्रों इनका छाया क्षेत्र, तो इनका छाया क्षेत्र 105 से 105 के बीच होता है, अर्थात इनका छाया क्षेत्र बड़ा है। जिस प्रकार से उनका छाया क्षेत्र छोटा था पी का, लेकिन ये एस का बड़ा है छाया क्षेत्र। जैसे मान लो मित्रों ये 105 है, ये 105 है, तो ये 105 यहाँ पर और 105 यहाँ पर, तो ये लगभग इस पूरे एरिया के अंतर्गत ही नहीं चलती है, तो इस कारण से इनका क्षेत्र पी की अपेक्षा बड़ा है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। हाँ देखो इसके बाद में मित्रों धरातलीय तरंगे या एल वेव्स, या इनको एल तरंगे भी कहा जाता है, इनको आडी तरंगे भी कहा जाता है, और ये केवल धरातल पर चलती है, अर्थात पी और एस तो भूगर्भ के अंदर चल रही थी, जबकि जो एल तरंगे हैं वो हमारे केवल धरातल के ऊपर ही चलती है। और ये कम ऊर्जा होती है इनके अंतर्गत,
और इनमें गति भी कम होती है। इसके बाद में देखो मित्रों, ये लहरदार तरंगें होती है, लेकिन ये सर्वाधिक विनाशक होती है। सर्वाधिक विनाशक क्यों होती है मित्रों? क्योंकि ये हमारे धरातल के ऊपर चलती है, और धरातल के ऊपर चलने के कारण ये हमारी पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक विनाश करती है। इसके बाद में मित्रों, ये हमारे ये जो भूकंप है, इससे संबंधित ही एक प्रत्यास्थता पुनस्चलन सिद्धांत है, जो कि एच.एफ. रीड नामक विद्वान ने दिया था। ये किसने दिया था मित्रों? एच.एफ. रीड नामक विद्वान ने दिया था। तो मैंने यहाँ पर मोस्ट लिख करके इसको लिख दिया है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि अपने भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित जो प्रत्यास्थता पुनस्चलन सिद्धांत है, वो किस विद्वान ने दिया था? और ये एच.एफ. रीड ने दिया था। और इन्होंने मित्रों समझाया ये था कि जैसे मान लो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो चट्टाने हैं, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो चट्टाने हैं, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, अपने जैसे मित्रों एक रबड़ होता है, उस रबड़ को अपन खींच करके देखेंगे तो वो मित्रों जहां तक उसकी क्षमता होती है वहां तक वो खिंच जाता है, और वो उसकी क्षमता से अगर ज्यादा खींच लेंगे तो वो टूट करके अपने हाथ से छिटक जाता है। उसी प्रकार से कहने का मतलब मित्रों, इसमें यह बताया गया है कि उससे रबड़ की बात थी, अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर ये चट्टाने जब ज्यादा दूर जाएंगी, जिनको कि अपन अपसारी गति बोलते हैं। अभिसारी का मतलब तो एक दूसरे के सामने आना, और अपसारी का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। अगर मान लो अपसारी गति ज्यादा होगी मित्रों, तो हमारी पृथ्वी के अंदर निश्चित रूप से भूकंप और ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होगी। तो मित्रों आज हमारे ये टॉपिक था भूकंप, और अब हम लोग आज आपसे विदा लेना चाहेंगे, और कल हमारा जो टॉपिक होगा ज्वालामुखी, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्रों। जय हिंद, जय भारत।